हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की ईवीएस की प्रैक्टिस शुरू हो रही है, क्योंकि आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आने की संभावना है और आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो दिसंबर में ही हुआ था। उसके बाद संभावना थी कि जुलाई में आपका एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ। अब दिसंबर में तो होगा ही, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। संभावना है कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज से मैं आप लोगों के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आऊंगी। इसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। ऑफलाइन वाले सभी पेपर करवा दिए हैं और लगभग 10 पेपर मैंने ऑनलाइन वाले भी करवाए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑनलाइन वाले पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो ऑफलाइन वाले पेपर तो मैंने सारे करवाए हैं और ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी करवाए हैं। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ईवीएस की मैंने क्लास शुरू कर दी है हैंड रिटन नोट्स की। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं एनसीईआरटी की किताबों से, और उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो मैं कंप्लीट नोट्स बनाकर पढ़ा दूंगी। मैंने पहले भी पढ़ाया था और इस बार भी पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला विकल्प है मणिपुर और जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है असम और उड़ीसा, तीसरा है उत्तराखंड और मेघालय, और चौथा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो वह युगल चुनना है जो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है मणिपुर राज्य है और जम्मू और कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, और इसी के साथ है दमन और दीव। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीसरा विकल्प है असम, तीसरा विकल्प है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और चौथा विकल्प है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपको मैप से संबंधित जरूर मिलेगा, तो आप लोग याद रखिएगा किस राज्य के पास कौन से राज्य हैं। जैसे इसमें मध्य प्रदेश के पूछ लिए गए, इसी तरीके से आप से उत्तर प्रदेश के पूछ लिए जाएं, राजस्थान के पूछ लिए जाएं, तो आपको पड़ोसी जो राज्य हैं वो याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं, और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपको घर बताना है। तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए, ये पूरब होता है आपके दाहिने हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ। ये होता है पश्चिम,
ऊपर होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ये आपको याद रखना है। अब जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे हम लोग चित्र बनाते जाएंगे और उसी के अनुसार अपना उत्तर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है कि आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो यहाँ से हमें चलना है पश्चिम दिशा की ओर, इस तरफ होती है पश्चिम दिशा। कितना चलना है? 200 मीटर। इससे बनाते हैं, थोड़ा मोटा पेन था, इससे देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले लिखा है कि आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो हमें पश्चिम दिशा में जाना है यहाँ से। ये हो गया 200 मीटर। फिर क्या लिखा है? फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं। अब यहाँ पहुंच गए हैं, फिर यहाँ से हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, ठीक उत्तर में 80 मीटर। तो चलिए चलते हैं ठीक उत्तर में। ये रहा उत्तर, ये 80 मीटर हमने दूरी तय कर ली। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलते हैं। अब यहाँ से हमें फिर से पूर्व दिशा की ओर चलना है। चल दिए 200 मीटर। और अपने विद्यालय पहुंच गए। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो हम यहाँ से चले थे, पहले हम 200 मीटर चले पश्चिम की तरफ, फिर हम चले 80 मीटर उत्तर की तरफ, फिर 200 मीटर पूरब की तरफ और अपने विद्यालय यहाँ पर पहुंच गए। अब क्या पूछा गया है? आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर पूछा गया है। तो ये आप रहा आपका घर और ये है विद्यालय। तो विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है 80 मीटर ठीक दक्षिण में, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, 80 मीटर ठीक दक्षिण। याद रखिएगा, चित्र बनाकर ही आप इस तरीके के प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है मिजोरम, तीसरा विकल्प है असम और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़। तो झूम खेती, इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ये खेती करने का एक पारंपरिक तरीका है और खेती के लिए सबसे पहले भूमि को साफ किया जाता है और जो वहां पर खरपतवार घास वगैरह उगाते हैं उसे काट कर वहीं पर जला दिया जाता है। जो राख मिलती है खरपतवार और घास को जलाने के बाद, उस राख को उसी भूमि में मिला दिया जाता है, मिट्टी में, और जो राख होती है वो खाद का काम करती है। फिर क्या किया जाता है? फिर इसी जगह पर खेती की जाती है और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं और ये झूम खेती की जाती है मिजोरम में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन में पहले इसलिए करवा रही हूँ, साथ में क्लास भी आपकी साथ में चल रही है और ये प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो भी करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिलेबस तो मैं आपका पूरा ही करवाऊंगी, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। और PDF भी आपको जो नोट्स वाली है वो फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल यानी जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं।
पहला विकल्प है कबूतर और तोता, दूसरा विकल्प है कौवा और कोयल, तीसरा विकल्प है गिद्ध और फाख्ता और चौथा विकल्प है चील और बाज। तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं चील, गिद्ध और बाज। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, चील और बाज। अब गिद्ध के साथ यहाँ फाख्ता लिखा हुआ था, इसीलिए ये विकल्प उत्तर नहीं हुआ। इसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पक्षियों के बारे में आपको क्या याद रखना है? जो कोयल होती है ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो फाख्ता होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो घोंसलों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। पहला विकल्प है हैजा और म्यादी बुखार, दूसरा है हैजा और मलेरिया, तीसरा है म्यादी बुखार और मलेरिया और चौथा है डेंगू और चिकनगुनिया। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय बताना है। तो डेंगू, चिकनगुनिया ये दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मलेरिया भी फैलता है, लेकिन मलेरिया के साथ जो और रोग लिखा हुआ है वो मच्छर से नहीं फैलता है, इसीलिए और विकल्प उत्तर नहीं है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो म्यादी बुखार लिखा हुआ है ये जीवाणु जनित रोग है और हैजा ये भी जीवाणु जनित रोग है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के विषय में घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है पर हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। तो प्रश्न में साफ साफ बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र की कोई लड़की है और क्या बता रही है अपने यहाँ के घरों के बारे में कि हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। ये हिमपात यानी कि बर्फ, और जब अधिक ठंड होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो घरों की जो छतें हैं वो ढालू होती हैं, तो यह राज्य होना चाहिए। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहीं पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। घरों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा और ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, अभी परेशान मत होइएगा। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। असम में जो घर बनाए जाते हैं ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। घर लकड़ी के बने होते हैं, छतें ढालू होती हैं और ये ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है, बाढ़ आ जाती है, तो घर के अंदर पानी ना जाए इसलिए। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं 2 मंजिला बनाए जाते हैं। नीचे की जो मंजिल होती है, नीचे जो मंजिल होती है उसमें घर का जरूरी सामान और जानवरों को रखा जाता है और ऊपर वाली मंजिल पर घर के सदस्य रहते हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो सभी नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है हैदराबाद और चौथा विकल्प है श्रीनगर। तो आप सभी लोग जानते हैं डल झील श्रीनगर में है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर पर्यटक आकर्षणों में से एक है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। उदयपुर जो है ये राजस्थान का शहर है और ये अपनी खूबसूरत झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है
और अपने ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। और हैदराबाद जो है ये दक्षिणी भारत का एक शहर है जो अपने समृद्ध इतिहास और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। साथ में ये सब भी याद रखना है, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं हमें अंधेरे में मच्छर? पहला विकल्प है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु द्वारा, वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, और चौथा है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मच्छर जो होते हैं ये मनुष्य के पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि कहीं पर आप बैठे हैं और वहां मच्छर नहीं है, और थोड़ी देर आप बैठेंगे वहां मच्छर आ जाएंगे, आपको काटने लगेंगे। तो इसीलिए वो ढूंढ लेते हैं पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, और सबसे पहले काटेंगे पैरों में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पहेली दी गई है और पहेली पढ़ना है और हमें उत्तर बताना है। तो चलिए पहेली को पढ़ लेते हैं। लिखा है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं, इसका हल है। तो पढ़ते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये लाल मिर्च है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तीसरा है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। डी है, यह छायादार वृक्ष नहीं है। और ई है, इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है शुष्क इलाके में उगता है, इसे ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसे कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, और इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। अब इसमें जो सत्य है इसके बारे में, तो पहला सही है, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो ये राजस्थान जैसे राज्य में उग जाता है। पहला सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, फलों यानी फलियां की सब्जी बनाते हैं। बी भी सही है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, ये गलत है। इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। सी गलत हो गया। डी लिखा है, यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये छायादार वृक्ष है और इस वृक्ष की छाया में बच्चे खेलते हैं। और ई लिखा है, इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये सही है। ए, बी और ई सही है, यानी कि डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है गोवा, दूसरा विकल्प है तेलंगाना, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ और चौथा विकल्प है झारखंड। तो नारियल के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और ये एक तटीय राज्य है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाकर खाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर के लोग, ये भी याद रखिएगा।
और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तेलंगाना जो है ये दक्षिणी भारत का एक राज्य है और अपने मसालेदार व्यंजनों विशेषकर बिरयानी के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य भारत का एक राज्य है और अपने आदिवासी व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें चावल, दाल, जड़ी बूटियां जैसे स्थानीय सामग्री से बने व्यंजन शामिल हैं। और झारखंड जो है ये भारत का पूर्वी राज्य है और अपने आदिवासी व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें चावल, बाजरा व सब्जियों जैसी स्थानीय सामग्री से बने व्यंजन शामिल हैं। ये सब याद रखिएगा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका यानी कसावा और नारियल को अपने घरों में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। अब जहाँ पर बात आ जाए टैपियोका की, तो याद रखिएगा आपको केरल ही टिक करना है, क्योंकि केरल के लोग टैपियोका खाना पसंद करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा केरल में लोग अपने घरों में ही नारियल उगा लेते हैं और केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो अपनी चाय की खेती, रेशम उत्पादन और वन्य जीव के लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में ही है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। तेलंगाना के बारे में अभी आपको बताया ही था, दक्षिण भारत का राज्य है और मसालेदार व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा भारत का पूर्वी राज्य है जो अपनी जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा इतना, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी में लिखा है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। और डी में लिखा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। और ई में लिखा है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो अभी मैंने झूम खेती के बारे में आपको बताया था। अब इसमें सत्य कथन बताने हैं, तो पहला सही लिखा हुआ है। एक फसल जब तैयार हो जाती है उस फसल को काट लिया जाता है, फिर भूमि को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये सही लिखा हुआ है। बांसों और खरपतवारों को काट कर वहीं जला दिया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ए और बी सही है। इसके अलावा और देखते हैं कौन से सही है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है, ये गलत है क्योंकि इस भूमि पर हल नहीं चलाया जाता है, ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। सी गलत हो गया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ये भी गलत है। इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि जो खरपतवार और बांस ये उग आते हैं उन्हें काटकर जला दिया जाता है और जो राख होती है उसे भूमि में ही मिलने दिया जाता है और ये राख ही खाद का काम करती है, तो इसमें डी भी गलत हो गया। ई में लिखा है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है, ये सही है। एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं, ये सही है। तो ए, बी और ई सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पहेली फिर आ गई है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, काले काले मोती जैसी बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी जो बोलो कौन हूँ मैं। पहला विकल्प है काली मिर्च, दूसरा है इलायची, तीसरा है सरसों और चौथा है लौंग। तो काले काले मोती जैसी छोटी सी गोल हूँ और बारीक पीसी जाऊं या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, तो ये होती है काली मिर्च। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? पहला विकल्प है बाज, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है मच्छर और चौथा है तितली। तो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है रेशम कीट। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गरम कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है शिल्लांग, दूसरा विकल्प है मैसूर, तीसरा विकल्प है हैदराबाद और चौथा विकल्प है श्रीनगर। तो इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं श्रीनगर के लोग। यहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है तो लोग इसे पीना पसंद करते हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। क्या विवरण दिया है? भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है झारखंड और चौथा है असम। तो अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके के घर बनाए जाते हैं असम में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बारिश यहाँ पर ज्यादा होती है इसीलिए इस तरीके के घर बनाए जाते हैं असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़। तो तोरांग का अर्थ जंगल है, कहां पर है? झारखंड में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश हैं। पहला विकल्प है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश पूछे गए हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने कुल 20 प्रश्न ही लिए हैं। पहला वीडियो है, 20 प्रश्न ही मैं ले रही हूँ। धीरे धीरे करके प्रश्नों की संख्या में बढ़ा दूंगी। और आप लोगों को पता ही है कि 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और 15 प्रश्न आपके पैरागोजी से संबंधित होंगे। तो पैरागोजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिए। और जो थ्योरी वाली वीडियो है उसे भी जरूर देखिएगा, उसी से आपके सभी टॉपिक कंप्लीट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालकर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।